आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पे हम कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि C600 BC से 600 CE के बीच में हुई थी वो एंटायर ग्लोब में। इस टाइम पे मेजर थिंकर्स इमर्ज हुए थे और एक मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ था ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में। लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों है, क्यों होता है, रीबर्थ, लाइफ एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह का वहाँ पे सोसाइटी में लोग आए, कौन सी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई है। पहले हम ये पढ़ते हैं। C600 BCE के टाइम पे जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे थिंकर्स आए, जैसे कि ज़राथुस्त्र जो कि पर्शिया ईरान से आए, कॉन्फ्यूशियस जो कि चाइना में थे और लाओजी भी चाइना के ही हैं, ग्रीस से सोक्रेट्स मेन पर्सन के बारे में आपको याद रखना है। नॉर्दर्न इंडिया से महावीर, गौतम बुद्ध ये इमर्ज हुए हैं मेन थिंकर्स के रूप में। और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे ग्रीस के प्लेटो, अरिस्टोटल और इंडिया में मखाली घोष और अजित केसिंगम भी। इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनके नाम आप याद रखिए। जे पे ज़राथुस्त्र, सी पे कॉन्फ्यूशियस, एल पे लाओजी, एस पे सोक्रेट्स, एम पे महावीर और जी पे गौतम बुद्ध। ये जो मेजर थिंकर्स हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए विद देयर कंट्रीज। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के बारे में हम देखते हैं। फिलोसफिकल मूवमेंट्स जो कि यहाँ पे हुई वो एक आइसोलेशन से नहीं हुई थी। बहुत सारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुए गंगेटिक वैली में। जो सेकंड अर्बनाइजेशन है यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में कैसा बैकग्राउंड था वो हम पढ़ेंगे। इतने टाइम तक क्या चल रहा वहाँ पे, जैसे कि राइज ऑफ प्लान सिटीज, बहुत सारी प्लान सिटीज आई, मार्केट टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जैसे कि राजगृह, राजा का महल, पाटलिपुत्र, वाराणसी, वैशाली, ऐसी ये बहुत सारी सिटीज डेवलप हुई। और महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा जिसमें एक 16 कंसोलिडेटेड मोनार्चीज थी। ठीक है, और मॉनेटरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जिसमें पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स का यूज हुआ। सोशल रिऑर्गेनाइजेशन में हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा, वर्ण हायरार्की और किनशिप टाइज, इन सब के बारे में देखा। ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स, इस चैप्टर में हम इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे, उनकी क्या फिलोसफीज थी। सैक्रिफिशियल और फिलोसफिकल इंक्वायरीज एंड डिबेट्स, द वैदिक सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, जो वेदोस में जो सैक्रिफाइस ट्रेडिशनल के बारे में लिख रहा है वो क्या है। जो ऋग्वेदिक एरा है 1500 से 1000 BCE के टाइम पीरियड में, इस टाइम पे जो ऋग्वेद में हाइम्स है उसमें ना डेटीज को प्रेज करते हैं जो कि है अग्नि, फायर के गॉड, इंद्र जो कि वॉर के गॉड हैं, वेदर के गॉड हैं, और सोम जो कि सैक्रेड प्लांट के और ड्रिंक के गॉड हैं। इस टाइम पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते थे जिनको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ जो कलेक्टिवली परफॉर्म्ड होते थे ग्रुप्स में। ठीक है ना, काय के लिए, मटेरियल वेलफेयर के लिए, जैसे कि किसी को कैटल चाहिए, पशु चाहिए, उसके लिए करते थे वो। और मेल चिल्ड्रन के लिए, उनके पुत्र हो, लॉन्ग लाइफ के लिए, विक्ट्री के लिए, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, इन सब के लिए सेक्रीफाइस परफॉर्म होते थे। ये पूरे ग्रुप्स में होते थे, मेनली ये है इसका पॉइंट। ठीक है, और जो लेटर वैदिक पीरियड आया 1000 से 600 BCE तक, इधर सेक्रीफाइस एलोबरेट हो गए, बहुत कॉस्टली हो गए और जो परफॉर्म करते थे उनका नंबर भी कम हुआ। डोमेस्टिक सेक्रीफाइस होते थे, उनको जो घर का हाउस होल्डर जिसको गृहपति बोलते हैं फैमिली का, वो करता था। ठीक है, पहले तो ग्रुप्स में होते थे मगर अब सिंगल पर्सन करता है। और जो स्टेट और रॉयल सेक्रीफाइसेस थे वो कौन करता था, वो किंग करता था, वो भी ब्राह्मण प्रीस्ट के स्पेशलाइजेशन में। दो तरह के सेक्रीफाइस थे, एक तो राजसूया और एक अश्वमेधा। राजसूया में क्या होता था, जो कॉन्सिक्रेशन रिचुअल थी ना वो किंग डिवाइन के ऑथराइजेशन में लेता था। इसमें जो किंग है उसको डिवाइन की अथॉरिटी दी जाती थी। ठीक है, और अश्वमेधा में हॉर्स सेक्रीफाइस होता था ताकि इंपीरियल सॉवरेनिटी मांगी जा सके, सत्ता मांगने के लिए ये होता था। ऐसे अलग अलग सेक्रीफाइसेस के बारे में वैदिक में लिख रहा है, मगर जो फिलोसफर्स आए उनने इन सेक्रीफाइसेस को नहीं माना। ठीक है, जो फिलोसफिकल इंक्वायरीज है उपनिषद में उनके बारे में पढ़ते हैं। C600 BC के टाइम पे उपनिषद्स में एक मेजर शिफ्ट मार्क हुआ जिसमें रिचुअलिज्म को इंटीरियर फिलोसफिकल मेडिटेशन से कनेक्ट किया। इधर चेंज हो गए, इस तरफ फिलोसफिकल मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देने लग गए। यहाँ पे आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा।
ठीक है। इधर जो सेंट्रल क्वेस्ट है उसको एक रिलेशनशिप बताया इंडिविजुअल सोल जिसको आत्मा बोलते हैं और एक अल्टीमेट यूनिवर्स रियलिटी जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं उसके बारे में लिखा गया है उपनिषद में। और संस्कार कर्म इसके बारे में भी है कि है ना जो बिलीफ्स हैं ह्यूमन एक्शंस जो करते हैं ना कर्म वो उनकी बॉडी को बताती है कि उनकी सोल का अगला रीबॉर्न क्या होगा। उनके कर्म बताते हैं कि वो जो उनकी सोल है उनका नेक्स्ट जो बॉर्न होगा वो क्या होगा। एंडलेस साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस संस्कार माने एंडलेस साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब कि ये जो जीवन है कभी एंड नहीं होगा, इस नेक्स्ट रीबर्थ होता ही रहेगा। और मोक्ष के बारे में भी है इस चैप्टर में जिसका मतलब है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ मतलब लिबरेट हो जाना, दोबारा कोई जन्म ही नहीं लेना। जिस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसका दोबारा रीबर्थ नहीं होता है। मेनली जैन फिलॉसफी में मेंशन्ड है। ठीक है। अब एक कुताग्रशाला थी, कुताग्रशाला होती थी जहां पे है ना डिबेट्स होती थी, ओपनली डिबेट्स। यहाँ पे जो कुताग्रशाला थी वो है ना हट्स होती थी जिनकी पॉइंटेड रूफ्स होती थी ऐसी। ठीक है। यहाँ पे लोग आते थे, ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स रुकते थे, यहाँ पे मिलते थे एक दूसरे से। इसका डायनामिक पॉइंट ये है कि है ना फिलोसफर्स है ना फुट पे ट्रैवल करते थे एक विलेज से दूसरे विलेज में, और जब एक थिंकर अपने अपोनेंट को डिफीट कर देता था उसकी बातों से डिबेट में, पब्लिक डिबेट में, तब जो लूजर होता था उसको जो जीतता था विक्टर को अपना मास्टर मानना पड़ता था अलॉन्ग विद ऑल हिज डिसाइपल्स, उसके सारे डिसाइपल्स के साथ। जो सोशल फ्लूइडिटी थी, ठीक है ना, उसमें जो ये पैट्रोनेज इन थिंकर्स को मिलती थी वो किस बेसिस पे मिलती थी, उनकी पब्लिक परफॉर्मेंस पे कि उनको कितनी पब्लिक सपोर्ट कर रही है, उनकी रीजनल पॉपुलैरिटी पे कि है ना वो कितने पॉपुलर है उस रीजन में, और रॉयल एंडोर्समेंट पे कि जो वहां का राजा है वो उनको कितना मानता है, उनके ऊपर कितना धन न्यौछावर कर रहा है, इस चीज के ऊपर ये डिसाइड होती थी। कुताग्रशाला के बारे में याद रखिएगा, पॉइंटेड हट्स होती थी जहां पे थिंकर्स डिबेट करते थे पब्लिक में। ठीक है। और पेट्रोनेज किस चीज पे डिसाइड होती थी, रीजनल पॉपुलैरिटी पे, पब्लिक परफॉर्मेंस पे और रॉयल एंडोर्समेंट पे। अब आता है मेजर हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज। जो टेक्स्ट है इस पीरियड के वो 64 डिस्टिंक्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशंस में मिले हैं। जो मेजर नॉन वैदिक डॉक्ट्रिन्स हैं वो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में इंक्लूड है। यहाँ पे दो सेक्ट्स हैं, एक तो आजीविकास फेटलिज्म और एक लोकायत्स मटेरियलिज्म। जो आजीविका के फाउंडर हैं वो है मखाली गोस्ल और लोकायत के फाउंडर है अजित केसकम्बलिन। इन दोनों के बारे में आपको मेन पता होना चाहिए। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नियति, डेस्टिनी, और इनका 4 फिजिकल एलिमेंट्स। लोकायत का आजीविका मानते हैं कि जो ह्यूमन एफर्ट है उससे कुछ नहीं होता, ये चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ को, अपनी जो डेस्टिनी में लिख रहा है वो होके रहेगा। और जो लोकायत है वो सोल को नहीं मानते और आफ्टर लाइफ में भी नहीं मानते, ये सिर्फ ये मानते हैं कि खाओ पियो मौज करो, ना ये कर्म में मानते ना कोई चीज में मानते हैं, बस ये। अभी हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो आजीविका है उनके लीडर हमने जाने मखाली घोष। ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी है बुद्ध और महावीर के, इनके कंटेम्प्रेरी है, इनसे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है इनसे ये। ठीक है ना, इनको इनके साथ मिलाना मत। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं ना वो पहले से ही डिटरमाइंड है अपनी कॉस्मिक फेट की वजह से। फेट माने हमारी नियति, किस्मत में जो लिख रहा है वो होके रहेगा, ये लोग ये मानते हैं। ह्यूमन एफर्ट, पेनेंस, एथिकल लिविंग, इनसे कुछ नहीं होता। डेस्टिनी में जो है वो होके रहेगा, इससे कोई स्पीड अप या लो नहीं होगा। ठीक है। मेनली ये लोग नियति में मानते हैं। लोकायस जो कि चारवाक्स भी बोलते हैं इनको, ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं। इनके लीडर अजित केसकम्बिन है। ये मानते हैं कि जो ह्यूमन है ना वो 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। और जब इनकी डेथ हो जाती है ह्यूमंस की तो ये सारे अपने वापस मेन सोर्स पे वापस चल जाते हैं, एयर, वाटर, अर्थ और फायर। ठीक है ना। यहाँ पे कोई सोल नहीं है, सोल में नहीं मानते, ना डेथ के बाद लाइफ में मानते हैं, रीबर्थ में भी नहीं मानते, कोई मॉरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस में भी नहीं मानते, कर्म में भी नहीं मानते कि हमने अच्छा करा तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा करा तो बुरा होगा, ये इन चीज में बिल्कुल नहीं मानते लोकायत्स। ठीक है। इनके फाउंडर के बारे में याद रखना,
आजीविका के मखाली घोष और लोकायत के अजित केसकम्बली। तो अब आता है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, द मैसेज ऑफ वर्धमान महावीर। इसमें हम जैन फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या टीचिंग्स हैं, इनकी क्या फिलॉसफीज है, ये सब हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कि इधर क्या क्या है। इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक्स हैं, एक तो बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। पहले हम जैनिज्म के बारे में समझते हैं। तो वर्धमान महावीर ये कौन थे? जैनिज्म के 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ पे हम लीनेज ऑफ तीर्थंकर्स पढ़ेंगे कि यहाँ कितने तीर्थंकर्स थे। ठीक है, ये कोई एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, सब अलग अलग थे। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जैनिज्म बिगिन महावीरा से नहीं हुआ था। महावीर इनके 24 तीर्थंकर है, ये रिमेंबर। ठीक है ना। इनके पहले 23 तीर्थंकर्स और थे। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? इनके लिए स्पिरिचुअल टीचर्स हैं ये, जो इनको गाइड करते हैं, ह्यूमैनिटी सिखाते हैं इनको अहिंसा सिखाते हैं, सत्य बोलना सिखाते हैं, नॉन स्टीलिंग वगैरह, ये सब इनको तीर्थंकर की टीचिंग से ही पता चला है। ठीक है, ये इनको गाइड करते हैं ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन है? ऋषभनाथ, जिनका हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो 23 तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, जो वाराणसी में रहते थे और ये महावीर जी के कुछ सेंचुरीज पहले ही इन्होंने 4 बेसिक स्पिरिचुअल वॉज इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, महावीर ने 5 वॉज बताई थी और जो 23 तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 वॉज बताई। 24 तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर को जैनिज्म का फाउंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड करा था। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनने ज़्यादा स्प्रेड नहीं करा था, इसलिए उनके बारे में लोग कम जानते हैं। ठीक है, इसलिए लोग मानते हैं कि 24 तीर्थंकर से ही जैनिज्म की शुरुआत हुई थी, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ से इस जैनिज्म रिलीजन की शुरुआत हुई थी। तो अब आता है लाइफ ऑफ महावीर। इसमें हम महावीर भगवान की लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, उनने कब अपना घर बार सब छोड़ दिया था और उनको कब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान मतलब एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो देखिए मेन ओरिजिन, वो बॉर्न हुए थे एज वर्धमान। जब वो छोटे थे तब उनका नाम वर्धमान रखा गया था और वो कुंड ग्राम में पैदा हुए थे, जो कि वैशाली में है, मॉडर्न डे में बिहार। ठीक है, ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। ये एक राजा के बेटे थे। इनने अपना राजपाट सब छोड़ दिया था और घर वर सब छोड़ के, अपनी फैमिली को, सब लोगों को छोड़ के एट द एज ऑफ 30 इनने अपनी सारी वर्ल्डली लग्जरीज, अपनी फैमिली सब छोड़ दी थी और 12 साल तक सीवियर पेनेंस करा था, सेल्फ मोटिफिकेशन करा था। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये चले गए थे अपने घर वर सबको छोड़ के। ठीक है, इनको एनलाइटनमेंट मिला था, मीन्स केवल ज्ञान, सुप्रीम ओमनिसेंस, सबसे हाईएस्ट लेवल का। और उसके बाद ही इनको टाइटल मिला जिन्ना, मीन्स द कॉन्क्वरर ऑफ सेंसेस। इनने अपनी सारी इंद्रियों पर काबू कर लिया था। अपनी 5 इंद्रियां होती है, अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, तो ये विच द टर्म जैनिज्म डिराइव्स, और इसी टर्म से, जिन्ना टर्म से ही जैनिज्म वर्ड डिराइव हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म डॉक्ट्रीन। ठीक है, इनके क्या मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या ये लोग सिखाते हैं। तो यूनिवर्सल एनिमिज्म, ये मानते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये कॉस्मोस है, अलाइव है। यहाँ पे हर चीज़ में एक लाइफ होती है, जीव होता है हर चीज़ में। ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में, प्लांट्स में और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रॉक्स, स्टोन्स, वाटर, विंड, इन सब में भी लाइफ ये लोग मानते हैं कि होती है। इंसेक्ट्स में। ठीक है, ये अहिंसा में बिलीव करते हैं, मीन्स नॉन वायलेंस। ये स्ट्रिक्ट नो इंजरी टू ऑल लिविंग फॉर्म्स।
इज द प्राइमरी डॉक्ट्रिन, इनका मेन मोटिव ही है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, ये किसी भी छोटे से छोटे एनिमल को मारना प्रेफर नहीं करते। और इनका अगला फंडामेंटल प्रिंसिपल है कर्म एंड लिबरेशन। ठीक है ना, ये मानते हैं कि जो अपनी सोल है वो फिजिकल मैटर बाय कर्म से बंधी हुई है, हम अपने कर्मों से बंधी हुई है। अगर अपने कर्मों को खत्म करना है और स्टॉप करना है नए कर्म बनने से, कर्म बंद करने से, तो स्ट्रिक्ट एसेटिज्म और फिजिकल सेल्फ डिनाइल और वर्ल्डली रिनंसिएशन नेसेसरी है। मतलब कि अगर तुम्हें अपने कर्म छोड़ने हैं तो तुम्हें स्ट्रिक्ट एसेटिज्म फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ वर्ल्डली रिनंसिएशन, फिजिकल सेल्फ डिनाइल, मतलब अपने आप को ही अलग करना पड़ेगा तुम्हें हर चीज़ से, तभी तुम अपनी कर्म से मुक्त हो सकते हो। और मोनेस्टिक नेसेसिटी मीन्स लिबरेशन, मोक्ष। ये लोग मेन इनका मोटिव है मोक्ष प्राप्ति का। ठीक है, ये क्यों एनलाइटनमेंट करते हैं, क्यों सब कुछ छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इनको मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब कि अपने कर्मों से मुक्त हो चुका है वो इंसान और वो दोबारा बर्थ नहीं होगा उसका। ठीक है, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कोई हाउस होल्डर को नहीं मिल सकती। ठीक है ना, ज्वाइनिंग अ मोनेस्टिक ऑर्डर एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट वोज इज मैंडेटरी। ये जो इनके मोनेस्टिक वोज है ना वो बहुत नेसेसरी है, और ये बहुत स्ट्रिक्ट वोज होती हैं जो इनके मॉन्क्स और नन्स फॉलो करती हैं। ठीक है, जब वो दीक्षा लेते हैं, महाराज माता जी होते हैं इनके, वो ये वोज लेते हैं। अब ये मेन वोज हैं जो आपको याद करनी है। 5 ग्रेट वोज हैं, पंच महाव्रतास बोलते हैं इनको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैन मॉन्क्स एंड नन्स स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द 5 वोज। ठीक है, उनकी मेन ये 5 वोज हैं। क्या क्या है ये? अहिंसा मीन्स टू एब्सटीन किलिंग और हार्मिंग एनी लिविंग क्रिएचर्स। ये एब्सटीन मतलब स्टॉप, बिल्कुल मना है। क्या? कि किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म करना या मारना ये नहीं करते बिल्कुल भी। और सत्य, ये कोई भी झूठ नहीं बोलते और फॉल्स स्पीच नहीं देते। ठीक है, दूसरा असत्य। असत्य मीन्स एब्सटीन फ्रॉम स्टीलिंग, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी और कोई भी चीज़ नहीं लेनी जो आपको दी नहीं गई है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य मीन्स एब्सोल्यूट सेलिबसी, ये भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखते किसी से। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ से ये दूर रहते हैं। और अपरिग्रह मतलब कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करना, एब्सटीन फ्रॉम ओनिंग प्रॉपर्टी और एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, किसी भी तरह की वेल्थ नहीं रखना। इनके पास कोई भी घर पैसा कुछ भी नहीं रखते ये। ठीक है, ये 5 वोज आपको याद रखनी है। इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक रख सकते हैं जिसका है साब। ठीक है, एस से है सत्य, ए से है असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स स्प्रेड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ जैन लिटरेचर। जो जैन लिटरेचर है ये हमें कहाँ से पता चली, कहाँ पे थी ये, कहाँ पे स्प्रेड हुई है। ठीक है, तो स्प्रेड कहाँ से हुई है? कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान फाउंड द स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज अमंग ट्रेडिंग मर्सेंटाइल कम्युनिटीज। ये जो इनका जो पैट्रोनेज है ना ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग और मर्सेंटाइल कम्युनिटीज़ में मिलता है। ये इनके लोग कोई फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उसमें अनइंटेंशनल हार्म हो जाती सॉइल के थ्रू ऑर्गेनिजम्स की, थ्रू प्लोइंग। क्योंकि जब वो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो मिट्टी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो भी जाने अनजाने में किल हो जाते हैं। तो ये लोग फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, ज़्यादातर ये ट्रेडिंग ही करते हैं और मर्सेंटाइल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और ये 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर।
ठीक है। दिगंबर मीन्स दिग प्लस अंबर, अंबर जिनका वस्त्र होता है ना स्काई क्लेड, ऐसे याद रखना आप, अंबर मीन्स स्काई क्लेड। इनके जो मॉन्क्स होते हैं ना वो न्यूडिटी मीन्स वो वस्त्र नहीं पहनते किसी भी तरह के, फॉलो द स्ट्रिक्ट ओरिजिनल रूल्स ऑफ टोटल न्यूडिटी फॉर मॉन्क्स, ठीक है। नन्स वाइट क्लोथ पहनती है, सिर्फ मॉन्क्स होते हैं जो मेल वो न्यूडिटी फॉलो करते हैं, वो किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहनते, उनके लिए उनका जो वस्त्र है वो अंबर ही होता है मीन्स स्काई। और जो श्वेतांबर होते हैं वो वाइट गारमेंट्स पहनते हैं, वाइट क्लेड, ठीक है। श्वेत मीन्स वाइट। टेक्सचुअल प्रिजर्वेशन, oral traditions were recorded at council of वल्लभी गुजरात इन 5th century CE। जो इनके ओरल ट्रेडिशन, जो भी ये अपने ओरली जो लोगों को मैसेज देते थे वो काउंसिल ऑफ वल्लभी में रिकॉर्ड की गई, जो कि गुजरात में है 5th सेंचुरी के टाइम पे। कैनॉइस टेक्स्ट, आगम्स, इनके जो टेक्स्ट हैं उनको आगम बोलते हैं। वर कॉपीड ऑन टू अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो आगम सूत्र हैं वो पाम लीव्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स में प्रिजर्व्ड हैं लाइब्रेरी में और भंडार्स में अटैच टू टेम्पल्स, टेम्पल्स से अटैच्ड हैं इनके भंडार घर, वहाँ पे आगम सूत्र जो कि पाम लीफ पे लिखे गए हैं वहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं लाइब्रेरीज के अंदर। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट गौतम बुद्धा एंड द पाथ ऑफ बुद्धिज्म। इसमें हम लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतम के बारे में पढ़ेंगे। जो गौतम बुद्धा है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे इनकी बर्थ और यूथ के बारे में। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ये लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे जो प्रेजेंट डे नेपाल में है। ये क्षत्रिय साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, जो कि चीफ थे कपिल वास्तु के। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध वो पूरे लग्जरी में रेस हुए थे, बहुत लग्जरी थी उनके पास, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। शील्डेड फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, वो हमेशा बस उनके महल में ही रहते थे, उनको बाहर नहीं जाने देते थे। एक बार जब वो अपने पैलेस के बाहर गए तो उनने 4 की साइट्स एनकाउंटर करी। ये मेन साइट्स है, आपको इनको याद रखना है कि कौन कौन सी वो 4 साइट्स थी जिनकी वजह से उनने रिनाउंस कर दिया अपनी पैलेस लाइफ को। तो पहली साइट थी ओल्ड मैन, ठीक है, फर्स्ट ओल्ड मैन, दूसरी सिक मैन बीमार आदमी, और तीसरी डेड मैन कॉर्प्स, और चौथी उनने देखी थी एक वेंडरिंग मेडिकेंट को, एक साधु संत, ठीक है। तो ये 4 साइट्स है, आपको इनको याद रखना है। एक तो ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक कॉर्प्स, डेड बॉडी या कॉर्प्स, ठीक है, और एक वेंडरिंग मेडिकेंट माने एक साधु, ठीक है। इन सबको देखा इन्होंने और इसके बाद इन्हें डिसाइड करा कि ये अपनी ये जो लग्जरीज लाइफ है इसको छोड़ देंगे और एनलाइटनमेंट के पाथ पे चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेट रिनंसिएशन आया, माने इनने सब कुछ छोड़ दिया, निष्कर्म, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 इनने अपनी वाइफ यशोधरा और अपने बेटे राहुल और जो भी इनके पास रॉयल हेरिटेज थी सब छोड़ दिया और फिर एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़े ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हुए इनको सबसे पहले एक्सट्रीम स्टारवेशन फेस करनी पड़ी, एसिटिज्म, फिर इन सबको फेस करने के बाद इनने सेल्फ मोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया और डिसाइड करा कि एक पीपल ट्री के नीचे बैठेंगे जो कि बोध गया में था, ठीक है। ये प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और वहां पे इस पीपल ट्री के नीचे उनको एनलाइटनमेंट अटेंड हुआ और उसके बाद से इनको बुद्धा मानने लगे, जाना गया, ठीक है। तो ये जो पाथ था एनलाइटनमेंट का वो क्या था? सबसे पहले शेल्टर्ड पैलेस लाइफ थी इनकी, बिल्कुल पैक्ड पैलेस लाइफ। फिर उसके बाद इनने 4 साइट्स एनकाउंटर करी। उसके बाद एट द एज ऑफ 29 ग्रेट रिनंसिएशन सब छोड़ दिया। फिर एट द बोध गया इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और इनका जो फर्स्ट सरमन था वो उन्होंने सारनाथ में दिया, जो कि हम नीचे पढ़ते हैं यहीं। इनका जो फर्स्ट सरमन था वो इन्होंने सारनाथ में दिया जो कि वाराणसी के पास में ही है।
ठीक है, ये थोड़ा खराब हो गया है। ये 4 साइड्स इनने देखी थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पाथ टू एनलाइटनमेंट। अब द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे वो कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट वर द 4 नोबल ट्रुथ्स इन बुद्धिज्म? तो फर्स्ट है दुख। जो ह्यूमन लाइफ है उसमें सफरिंग होती ही है, ठीक है, ये सफरिंग कभी एंड नहीं होती। सफरिंग, डीके, सौरो, ये सब परमानेंट है, ह्यूमन लाइफ के साथ आती ही है। फिर दुख समुदाय, ये जो सफरिंग है इसका रूट कॉज क्या है, वो है क्रेविंग, डिजायर, मेन वर्ड है डिजायर और अटैचमेंट। दुख निरोध, इस सफरिंग को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? सफरिंग सीजेस, जब अपन ये जो अपनी अटैचमेंट है इसको छोड़ देते हैं, डिजायर्स करना छोड़ देते हैं, तब सफरिंग्स भी अपने आप कम होने लग जाती है। फिर ये जो पाथ है इसको एंड करने का, वो है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग, जो कि नीचे मेंशन्ड है। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, ये याद रखना है आपको कि लाइफ में सफरिंग, डीके, सौरो तो होते ही हैं, और ये इसका रूट कॉज क्या है? क्रेविंग, डिजायर। ये एक मिडल वे है जो बैलेंस करता है एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सट्रीम सेल्फ मोटिफिकेशन को। ठीक है, ब्रैकेट वाले पे ध्यान मत दीजिएगा, इस साइड पे देखिए। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मगर आंसर राइटिंग में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, एट फुल पाथ। ठीक है, अब आते हैं की डॉक्ट्रिन्स। यहाँ पे जो की टर्म्स मेंशन है वो कौन कौन सी है? एक तो है अनिका, मीन्स इम्परमानेंस, जो वर्ल्ड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एटर्नल नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, और कुछ भी स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, अनंत माने सोललेसनेस, ये लोग बुद्धिज्म में सोल को नहीं मानते, ये कोई अनचेंजिंग सोल में विश्वास नहीं रखते हैं, और सेल्फहुड टेम्पररी है ये मानते हैं। और निबाना, निर्वाण, द एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम ऑफ ईगो, डिजायर एंड डेल्यूजन, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ रीबर्थ। निबाना माने कि साइकिल ऑफ रीबर्थ में भी नहीं मानते। ठीक है, सोशल फिलॉसफी क्या है इनकी, कि ये जो ये वर्ण हायरार्की अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें वैदिक अथॉरिटी, उसको भी नहीं मानते, और ये मानते हैं कि जो अपने मोरल एक्शंस होते हैं, कंडक्ट होती है, वही अब हमें डिटरमाइन करती है अपनी स्पिरिचुअल स्टैंडिंग। बर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो, किस क्लेन के हो। ठीक है, अपने मोरल एक्शंस और कंडक्ट बताते हैं, ये लोग इस चीज में बिलीव करते हैं। ये टर्म्स थोड़ी इंपॉर्टेंट तो है, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। अब मोनेस्टिक ऑर्डर, इनका जो संघ था, और यहाँ के जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो क्या है, इनके जो संघ का गवर्नेंस और स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, ये जो मॉन्क्स होते हैं उनको भिक्खूस बोलते हैं, और नन्स को भिक्खुनीस। ये इन लोगों ने ही एस्टेब्लिश और प्रिजर्व करा है धम्मा को। ठीक है, इनकी मेन टीचिंग्स, और इनका जो ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि यहाँ पे ओलिगार्चिक रिपब्लिक्स होते हैं, गण और संघ बनते हैं इनमें। यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो कॉन्सेंसस के थ्रू लिए जाते हैं। अगर कॉन्सेंसस फेल हो जाता है तो वोटिंग की जाती है कलर्ड वुडन स्टिक से। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि मॉन्क्स को भिक्खूस बोलते हैं और नन्स को भिक्खुनीस, जो प्रिजर्व करते हैं और टीच करते हैं धम्मा को। अब वुमेन इंक्लूजन की बात, यहाँ पे शुरू में जो इनका संघ था वो सिर्फ मैन पर ही रेस्ट्रिक्टेड था। फिर बुद्धा के जो मेन डिसाइपल थे, चीफ डिसाइपल आनंदा, याद रखना आनंदा, उन्होंने बुद्धा को परसुएड करा कि वुमेन को भी अलाउ किया जाए संघ में। और इनकी जो फर्स्ट वुमेन थी इनके संघ में वो थी महाप्रजापति गौतम, जो बुद्धा की फोस्टर मदर थी, मतलब जिनने बुद्धा को पाल पोस कर बड़ा करा, वो फर्स्ट ऑर्डिनेट भिक्खुनी बनी इनके संघ में। ठीक है, वुमेन्स जो कि इनके संघ में थी वो वर्सेसेस कंपोज करती थी और रिकॉर्ड करती थी।
काय में, त्रिगाथा में, वर्सेसेस ऑफ एल्डर नन्स इनको बोलते थे। ठीक है, ये पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल जर्नीज इसमें रिकॉर्ड करती थी। काय में, थेरी गाथा में। ठीक है, ये याद रखना, महाप्रजापति गौतम और आनंदा। अब डेली कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। मॉन्क्स और नन्स क्या रोल होता था इनका, ये क्या करते थे। ठीक है, जो मेंबर्स होते थे उनको भी अपनी वेल्थ, प्रॉपर्टी सब गिव अप करनी पड़ती थी और सिंपल वोज लेने पड़ते थे। ठीक है, इनको ये सिर्फ 8 आइटम्स ही, बेसिक आइटम्स अपने पास रख सकते थे। 3 कपड़े, एक वेस्ट बेल्ट, रेजर, नीडल, वाटर स्ट्रेनर पानी छानने का, और एक बैगिंग बाउल। ठीक है, इनको फूड कहाँ से मिलता था, साइलेंट डेली आर्म से। ठीक है, ट्रैवल वॉज कंटिन्यूस, ट्रैवल कंटिन्यूस होता था सिवाय मॉनसून के टाइम पे 4 मंथ्स में ये ट्रैवल नहीं करते थे और मोनेस्ट्री शेल्टर्स में रहते थे। ऐसा ही जैनिज्म में भी फॉलो होता है, जब वो 4 मंथ्स में जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं वो एक जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, उनका विहार रुक जाता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं और जब वो चलते हैं तो जाने अनजाने में वो किल ना हो जाएं, इसलिए वो एक जगह पे ही रुकते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। यहाँ पे पिताका, इनकी 3 बास्केट के नाम से जानी जाती है। इनकी जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल है उन्होंने इसको कंपाइल करा था बुद्धा की डेथ के बाद। ठीक है, 3 बुक्स हैं, विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम पिताका। विनय पिताका में मेंशन्ड है रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। इसमें मोनेस्टिक डिसिप्लिन और गवर्नेंस के बारे में लिखा है कि मॉन्क्स और नन्स का कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे उनको रहना है। और सूत पिताका में बुद्धा की टीचिंग्स और सरमन्स के बारे में मेंशन है और धम्मा के बारे में। अभिधम पिताका में साइकोलॉजी और फिलोसफी मेंशन है बुद्धिज्म की। ठीक है, स्कॉलिस्टिक एनालिसिस के ऊपर। ये 3 पिताका के नाम आपको याद रखने हैं। तो अब हम स्तूपास को समझेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ था, इनका स्ट्रक्चर कैसा था और इनको जो दान वगैरह डोनेशंस मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे। तो इनका जो ओरिजिन है और उसकी क्या सेक्रेट सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे। जो स्तूपास होते हैं वो इनके टेम्पल्स की तरह ही होते हैं। तो जो प्री बुद्धिस्ट कस्टम है उसमें सर्कुलर अर्थ माउंट्स बनते थे बरियल रिमेन्स के ऊपर या फिर सेक्रेट लोकेशंस पे बनते थे। इसमें जो बुद्धिज्म में सेक्रेट मॉन्यूमेंट्स होते थे उनको ट्रांसफॉर्म कर देते थे, जहाँ पे है ना बुद्धा के फिजिकल रेलिक्स मिलते थे, जैसे कि बुद्धा के बोन्स, टीथ्स, एशेस, और जो आइटम्स उन्होंने यूज करें जैसे उनका बैगिंग बाउल या उनके कपड़े, तो उस जगह पे सेक्रेट मॉन्यूमेंट्स बना देते थे। अशोक वदनम एक टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि एम्परर अशोका ने ऑर्डर करा था कि जितने भी बुद्धा के रेलिक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए मेजर सिटीज में। कौन कौन सी, सांची, भरूच और सारनाथ में, और इनके ऊपर स्तूपा कंस्ट्रक्ट किए जाएं। किसने बोला था, ये अशोक ने। उनके एक टेक्स्ट है अशोक वदनम, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका आर्किटेक्चरल एनाटॉमी पढ़ेंगे स्तूपा की। ये देखिए ऐसा होता है स्तूपा का स्ट्रक्चर। तो अंडा, इसकी शेप कैसी होती है, अंडे की तरह हाफ। जो नीचे का पार्ट होता है सेमी सर्कुलर डोम, उसको स्टोन, अर्थ और स्टोन का बना होता है, रिप्रेजेंटिंग अ कॉस्मिक डोम। एक कॉस्मिक डोम शो करता है। ये एक हर्मिका, जो इसके ऊपर होती है, एक स्क्वायर बालकनी होती है, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे ये होती है। ठीक है, और ये पूरे को अंडा बोलते हैं। ये सिंबलाइज करती है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड्स की, यहाँ पे गॉड्स आके रहते थे। यष्टि, ये ऊपर है इसके, यहाँ पे एक सर्कुलर माउंड है वहीं पे, ये है ना वर्टिकल मास्ट है हर्मिका के ऊपर। यहाँ पे भी कॉस्मिक एक्सिस शो होता है। इसके ऊपर आती है छतरी, 3 अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर बन रहा है, ये छतरी होती है ये। ठीक है, फिर ये जो 3 अम्ब्रेला होते हैं, 3 ज्वेल शो करते हैं, बुद्धा, धम्मा और संघ। मेन ये 4 इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के।
ठीक है। इसके बाद आते हैं ये लास्ट के, मेधी एक रेस्ड सर्कुलर टेरेस है जो सर्व करता है अपर सर्कुलर पाथ। फिर आता है प्रदक्षिणा पाथ, जहाँ पे प्रदक्षिणा लगाते हैं, इसे गोल राउंड काटते हैं स्तूपा का वो, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे होता है ये स्टोन रेलिंग्स का, वेदिका, इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं पिलग्रिम पे। तोरण 4 मोन्यूमेंटल स्टोन गेटवे, जहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 4 डायरेक्शंस होती है गेटवे में। अब ये ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर होता है। ऊपर सबसे नीचे पहले आते हैं वेदिका और तोरण, एक स्टोन रेलिंग होती है और 4 गेटवेज होते हैं चारों डायरेक्शंस में। फिर प्रदक्षिणा पाथ, यहाँ पे एक अपर वॉकवे आता है मेधी। फिर उसके ऊपर ही बना होता है अंडा, एक सेमी सर्कुलर अर्थ या स्टोन कॉस्मिक डोम। उसके ऊपर आती है हर्मिका, एक स्टोन की स्क्वायर बालकनी जिसको अबोर्ड ऑफ डेटीज भी बोलते हैं। फिर यष्टि आती है उसके ऊपर ही, ये भी सेंट्रल एक्सिस रिंग शेप में होती है हर्मिका के ऊपर। सबसे ऊपर छतरी अम्ब्रेला शेप की, ये शो करती है फेथ और रिस्पेक्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है माउंड का। यहाँ पे ये नीचे की साइड भी जो प्रदक्षिणा पाथ, यहीं पे गेट पे होते हैं चारों डायरेक्शन में, एक इधर पीछे सब तरफ, ठीक है। इसको ही अंडा बोलते हैं इसी शेप को। और इधर एक बालकनी टाइप आती है, ये हर्मिका बोलते हैं इसको। इसके ऊपर यष्टि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है और फिर इसके ऊपर ही छतरी बनी होती है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये आपको इसका ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये मेन ये 4 तो याद करने ही हैं, अंडा, हर्मिका, यष्टि और छतरी। जो पैट्रोनेज पैटर्न है, जो स्तूपास को है ना कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फंड करने के लिए कहाँ से फंडिंग होती थी, तो ये डोनेटिव इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से फंडिंग होती थी। जैसे कि रॉयल डायनेस्टीज में से मौर्य, सतवाहनास और शुंगास ने इनकी फंडिंग करी। गिल्ड्स माने ग्रुप्स होते हैं एक ही श्रेणी के, जैसे कि गिल्ड ऑफ इवोरी वर्कर्स, इन्होंने फंड करा था और कि है ना कंस्ट्रक्ट हुए साउदर्न गेटवे एट सांची, इसको कंस्ट्रक्शन करी थी इवोरी वर्कर्स ने। और इंडिविजुअली लोग डोनेट करते थे, जैसे कॉमन मैन, वुमेन जिनको उपासक और उपासिका बोलते थे, ट्रेडर्स कर देते थे, मॉन्क्स, नन्स, ये सब डोनेट करते थे स्पेसिफिक रेलिंग्स के लिए, पिलर्स के लिए या फिर आर्की ट्रेस के लिए। ये पैट्रोनेज पैटर्न याद करना है कि इनको जो ये स्तूपा बनाने की जो फंडिंग होती थी वो कहाँ से होती थी, तो रॉयल डायनेस्टीज से, गिल्ड से और इंडिविजुअल ले डोनर्स, ठीक है। अब अपन कंपेयर करते हैं सांची और अमरावती स्तूपा को, ठीक है। इनकी डिस्कवरी डेट, कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ये सब देखेंगे। जो अमरावती स्तूपा है वो आंध्र प्रदेश में और सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरावती स्तूपा डिस्कवर हुआ था 1796 में एक राजा के थ्रू, लोकल राजा के थ्रू, जब वो अपने लिए बिल्डिंग मटेरियल्स ढूंढ रहे थे महल बनाने के लिए। और जो सांची स्तूपा है वो 1818 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिस्कवर करा था, बाद में हुआ था ये इसके, ठीक है। इसका जो कंजर्वेशन है, इसमें ये पूरा है ना डैमेज हो गया था क्योंकि इसकी बिल्डिंग है ना लूट ली गई थी, इनकी बिल्डिंग के स्टोन सब डिसमेंटल हो गया था पूरा। मगर जो सांची स्तूपा, इसके 3 ऑफ द 4 3 गेटवेज बचे हुए थे, एक गेटवे थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको अच्छे से प्रिजर्व करा गया था इसके स्ट्रक्चर को। जो ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिफैक्ट्स है, इधर कार्विंग्स और पैनल्स वर रिमूव्ड, यहाँ की जो कार्विंग है, पैनल से सबको हटा दिया था, मद्रास और कोलकाता और लंदन में शिफ्ट कर दिया गया था यहाँ के आर्टिफैक्ट्स को। और यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स है इनको इधर ही इसी जगह पे प्लेस करके रखा था, दूसरी जगह नहीं भेजा था। जो लोकल पेट्रोनेज है, यहाँ पे सिर्फ रॉयल कंजर्वेशन होती थी, मगर यहाँ पे जो ये जो रॉयल कंजर्वेशन थी यहाँ पे उसका कमी थी, सपोर्ट 19th सेंचुरी में बहुत कम था इस टाइम पे। और ये जो सांची स्तूपा है इसको फंड करा था बेगम्स ऑफ भोपाल ने, एक तो शाहजहान बेगम और एक सुल्तान जहान बेगम, ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए, 2। और यहाँ पे जो ये अमरावती स्तूपा है, ये आर्कियोलॉजिकल इंटीग्रिटी कम शो करता है, इसके मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, मगर सांची स्तूपा को प्रिजर्व करा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। यहाँ पे म्यूजियम, गेस्ट हाउस और पब्लिश डॉक्यूमेंटेशन भी मिले हैं। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बुद्धिस्ट आर्ट, आइकनोग्राफी एंड सिंबोलिज्म, जो नरेटिव रिलीफ्स हैं, कहाँ से पता चलता है, कहाँ से इनके सोर्सेज हैं, ये सब। गेटवे पैनल्स, जो गेट पे जो ड्राइंग्स बनी थी वहाँ पे स्टोरीज डिपिक्टेड है विजुअली, काई की बुद्धा की लाइफ की और उनके प्रीवियस बर्थ्स की, इनको जटका टेल्स भी बोलते हैं। कहाँ पे, गेटवे पैनल्स पे शो है ये, ठीक है।
वसंतरा झटकाए में डेपिक्ट करते हैं एक प्रिंस को जिसने अपनी सारी वेल्थ, किंगडम, बच्चे, बीवी सब दान दे दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको जेनरोसिटी शो करनी थी एज अ प्रैक्टिस ऑफ एब्सोल्यूट जेनरोसिटी। फिर एनआइकॉनिक सिंबल्स अर्ली स्टेज में जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसमें बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म में कभी नहीं देखा, बल्कि उनको डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू देखा गया है। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए भी। एक तो एम्प्टी सीट। एम्प्टी सीट क्या शो करती है कि बुद्धा का मेडिटेटिव प्रेजेंस, उनका विजडम के अटेन करने का ये शो करती है एम्प्टी सीट या थ्रोन। बोधि ट्री क्या शो करता है? मूवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया। व्हील ऑफ लो शो करता है फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। स्टूपा माउंट शो करता है उनका पासिंग अवे, फाइनल पासिंग अवे, डेथ। फुटप्रिंट शो करते हैं फिजिकल प्रेजेंस ऑन अर्थ ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा भी इस धरती पे थे। अब इंटीग्रेशन ऑफ फोक बिलीफ्स एंड नॉन बुद्धिस्ट इमेजरीज। जो पॉपुलर रीजनल बिलीफ है उनको भी आर्टिसंस ने इनकॉर्पोरेट कर दिया था बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में, जैसे कि शाला भंजिका, ये एक स्कल्पचर एक यंग वुमन का, ठीक है ना, एक ट्री ब्रांच पे लीन करते हुए। ये पॉपुलर बिलीफ मानी जाती है कि ये इस वुमन के टच से ट्रीज पे फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाते थे। ये कहाँ पे इंटीग्रेटेड है? सांची गेटवे पे बनी हुई है एज एन ऑफिशियल ऑस्पिशियस फर्टिलिटी सिंबल। एक और सिंबल है गजा लक्ष्मी, ये एक फीमेल फिगर है जो कि लोटस पे बैठी हुई हैं और ये इन पे एलिफेंट्स वाटर का शावर करते हैं। ये सिंबलाइज करती है प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून, रॉयल सॉवरेनिटी। इनको एसोसिएट करते हैं माया से, बुद्धा की मदर। एनिमल मोटिव्स भी मिलते हैं जिसमें एलिफेंट जो कि विजडम और स्ट्रेंथ शो करते हैं, हॉर्स रिनाउंसिएशन शो करते हैं, लायंस अथॉरिटी और बुल्स, ये सारे एनिमल मोटिव्स भी मिले हैं दीवारों पे और पेंटिंग्स में। सरपेंट्स माने नाग, ठीक है, सरपेंट्स भी कार्व्ड हैं रेलिंग्स पे, ये प्रोटेक्शन शो करते हैं सेक्रेड प्लेसेस पे। डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड पुराणिक हिंदुइज्म। फर्स्ट सेंचुरी के टाइम तक जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो गया था टू मेजर स्कूल्स में, एक तो हीनयान लेसर व्हीकल और महायान ग्रेट व्हीकल। हीनयान में बुद्धा को एज ए हिस्टोरिकल टीचर मानते थे और महायान में एज अ सेवियर फिगर डिफाइड बुद्धा। हीनयान में सेल्वेशन विया इंडिविजुअल एफर्ट मानते थे और महायान में सेल्वेशन विया फेथ, ग्रेस एंड डिवोशन। फोकस ऑन अर्थशिप और इधर कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व था। इधर वाइड स्प्रेड आइडल एंड इमेज वर्शिप होती थी, इधर एनाइटिनिक रिप्रेजेंटेशन थे। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स में बिलीव करते थे और ये फेथ, ग्रेस, डिवोशन, भक्ति में बिलीव करते थे। ये महायान में आइडल वर्शिप होती थी और हीनयान में एनाइकनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने वो सिंबल्स पढ़े थे, थ्रोन, एम्प्टी सीट, ट्री, इनके बारे में, ठीक है। तो इनका डिफरेंस भी याद रखना। तो बोधिसत्व कौन होते थे? ये कंपैशनेट स्पिरिचुअल बीइंग्स होते थे जो एनलाइटनमेंट अटेन करने के लिए पूरी तरह से योग्य होते थे, मगर ये जानबूझ के अपनी एंट्री निर्वाण में पोस्टपोन करते थे ताकि ये असिस्ट कर सकें जो सेंटिमेंट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनको सफरिंग्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। बोधिसत्व ऐसे लोग होते थे जो कि एनलाइटनमेंट पाने के लिए पूरे योग्य होते थे, मगर ये जान करके अपना निर्वाण पोस्टपोन कर देते थे, निर्वाण अटेनमेंट, ताकि ये जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनकी सफरिंग्स ओवरकम करने में हेल्प कर सके। इमेज वर्शिप, जो मैसिव स्टैचूज बुद्धा के बने थे वो कौन से रीजन में बने थे? एक तो गंधारा में और एक मथुरा में, ठीक है। द राइज ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। अब अपन हिंदुइज्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस है वो डिवोशनल कल्ट से इवॉल्व हुआ है, जो कि सेंटर्ड है डायरेक्ट वर्शिप पे पर्सनल डेटीज के। एक तो वैष्णविज्म और एक शैविज्म। वैष्णविज्म में क्या होता है? ये कंप्लीटली लॉर्ड विष्णु की भक्ति पे सेंटर्ड है, ठीक है, उनकी भक्ति के ऊपर ये पूरा रिलीजन है। यहाँ पे जो अवतार डॉक्ट्रिन है ये बिलीव करते हैं कि ना विष्णु मैनिफेस्ट इन 10 फॉर्म्स, कि विष्णु के 10 अवतार हैं, 10 अवतार, टू रिस्टोर राइटनेसनेस व्हेनेवर इविल थ्रेटन्स द कॉस्मोस। जब भी इविल यूनिवर्स पे थ्रेटनिंग डर फैलाता है तब ये अपने अवतार में आते हैं, ठीक है। ये विष्णुइज्म में मानते हैं, इनके 10 अवतार है और अपने अवतार को ये रिस्टोर करते हैं।
जब कोई भी इविल थ्रेटन आता है यूनिवर्स पे। इनकॉर्पोरेटेड रीजनल फोक डेटीज, ये इनके कौन कौन से अवतार हैं? कृष्णा, राम, नरसिम्हा, ठीक है ना। इनटू यूनिफाइड थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, अलग अलग रूप में ये आते हैं। अब शिविज्म देखते हैं। शिविज्म लॉर्ड शिव की भक्ति पे सेंटर्ड करता है। इसमें जो शिव है उनको दो फॉर्म्स में करते हैं, तो ह्यूमन फॉर्म में और सिंबॉलिकली थ्रू लिंग, ठीक है, लिंग फॉर्म में करते हैं। लिंग आप जानते हैं इस शेप में होता है शिवलिंग, ठीक है, ऐसा होता है शिवलिंग। एक और फॉर्म है हिंदुइज्म में ही, वो है शक्तिज्म, ठीक है। शक्तिज्म एंटायरली फीमेल डिवाइन एनर्जी पे सेंटर्ड है, ठीक है। इसमें गॉड शक्ति होती है, गॉडेस शक्ति, उनकी वर्शिप होती है और उनके अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी और पार्वती, ठीक है। अगला आता है पुराण्स। पुराण्स टेक्स्ट होते हैं जो कि ब्राह्मण्स कंपाइल करते हैं, इनको संस्कृत वर्ड्स में लिखा जाता है और इनके अंदर होती है माइथोलॉजीज, कहानियां होती हैं इनमें, कॉस्मोलॉजिकल अकाउंट्स, रॉयल जेनोलॉजीज और डिवोशनल इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी होती है, ठीक है। अनलाइक वेदास, पुराणास इंटेंडेड टू रिसाइट अलाउड टू एवरीवन, इनको जोर से पढ़ा जाता है, वेदास की तरह नहीं कि सिर्फ मैन ही सुन सके, इनको वुमन और शूद्र दोनों सुन सकते हैं, ठीक है, उनको भी सुनाया जाता है पुराण। अब यहाँ के जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो कैसा है, कैसे इवॉल्व हुए हैं वो इमेज वर्शिप के साथ साथ। तो पहले आता है गर्भगृह। इसमें जो सबसे पहले जो टेम्पल्स होते थे वो सिर्फ एक स्मॉल प्लेन स्क्वायर स्टोन के बने होते थे, ठीक है, हाउसिंग द प्राइमरी डेटी इमेज, यहाँ पे सिर्फ एक डेटी की इमेज होती थी और एक सिंगल डोरवे होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शिखर। टाइम के साथ साथ इनके ऊपर शिखर बनने लग गए, मंदिरों के ऊपर शिखर, आप जानते हैं, ये देखो पहले ऐसा टेम्पल होता था सिंपली स्क्वायर टाइप का, फिर इसके ऊपर शिखर बनने लग गए, ठीक है, गर्भगृह के डायरेक्टली ऊपर, जो कि टेम्पल की सैंक्टिटी दूर से ही शो करते थे कि यहाँ पे टेम्पल है। फिर आते हैं मंडप्स, इसके बाद बनने लगे मंडप, असेंबली हॉल्स, ये आगे की तरफ बनने लगे फ्रंट ऑफ श्राइन्स के, ठीक है ना, डिवोटीज के लिए। और यहाँ पे पिलर्स भी बने, स्कल्प्टेड पैनल्स बने और वॉल्स भी बनी, ठीक है, मंडप्स में। ये जो टेम्पल था इसके आगे और एक्सटेंड हो गया ये, ठीक है। फिर जो रॉक कट टेम्पल्स थे, टेम्पल्स डायरेक्टली कार्व्ड आउट ऑफ लिविंग माउंटेन रॉक, एक पूरा माउंटेन होता था उसको कार्व करके टेम्पल बनने लग गए। ये ट्रेडिशन 8th सेंचुरी में शुरू हुआ कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में महाराष्ट्र में, उससे जब एक पूरे मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स को कार्व करके टॉप डाउन आउट ऑफ अ मोनोलिथ, ठीक है, एक टेम्पल बना। अब ये देखिए इवोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले गर्भगृह बना, स्मॉल स्क्वायर रूम, फिर उसके ऊपर शिखर बना, एक टॉल टावर, फिर उसके बाद आगे की तरफ गर्भगृह में ही मंडप बने, असेंबली हॉल फॉर डिवोटीज, फिर इसके आगे एनक्लोजर एंड टैंक बना, बाउंड्री बन गई, रिजर्वोयर, ठीक है। अब हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल चैलेंजेस, हिस्टोरियंस को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े ये टेक्स्ट को एनालाइज करने में, मॉन्यूमेंट्स को और स्कल्पचर्स को। जो की माइथोलॉजिकल इश्यूज आए वो कौन कौन से थे? एक तो कंटेक्चुअल डिस्कनेक्ट, जो स्कल्पचर्स थे वो सेपरेट थे उनके ओरिजिनल मॉन्यूमेंट से और उनका जो नरेटिव था और सिंबॉलिक कंटेक्स्ट था वो सब लॉस्ट हो गए थे। जैसे कि वो जो अमरावती के पैनल्स थे उनको अलग कर दिया गया था, ठीक है ना, दूसरी जगह भेज दिया था, कोलकाता, लंदन, अपन ने ऊपर पढ़ा ही था अभी। फिर टेक्सचुअल और विजुअल डिस्क्रिपेंसीज, जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स थे वो हमेशा है ना कॉरस्पॉन्ड नहीं करते थे डायरेक्टली रिलीजियस कैनॉन से। स्कॉलर्स कंपेयर करते थे कैनोनिकल टेक्स्ट को लोकल फोकलोर से ताकि वो समझ सकें, जैसे कि शाला भंजी का ये इनके ये जो टेक्सचुअल थे और विजुअल थे ना ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और फिर कॉलोनियल एस्थेटिक ब्यास, ये भी एक प्रॉब्लम थी। जो अर्ली यूरोपियन आर्ट थी हिस्टोरियंस की वो इवेल्युएट कर रही थी मल्टी आर्म्ड और मल्टी हेडेड डेटी स्कल्पचर्स को, जो कि क्लासिकल ग्रीक एस्थेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट थी। नॉर्म्स इंडियन आर्ट बिफोर रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स आइकोनोग्राफी सिम्बोलिज्म। फिर लॉस ऑफ पेरिशिएबल मेटल्स, बहुत सारे मटेरियल्स तो लॉस्ट हो गए थे, डिग्रेड हो गए थे टाइम के साथ। सिर्फ जो स्टोन मॉन्यूमेंट्स थे वो कुछ बता पा रहे थे, आर्टिस्टिक प्रोडक्शन दे पा रहे थे कि उस टाइम पे कैसे होता था। बाकी जो वुड, बैम्बू, टेराकोटा, लेदर इनके वर्क्स थे वो सब डिग्रेड हो गए थे टाइम के साथ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। So here are chapter ends of class 12th history, thinkers, beliefs and buildings. For next chapter, hit the like button and subscribe the channel Due Diaries. Thank you.